सबसे पहले आपको बताएं कि कराची चिड़ियाघर में नए डायरेक्टर की तैनाती पर बदअमनी का खदशा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में सिटी वार्डन्स तैनात कर दिए हैं। इकबाल नवाज ने डायरेक्टर रोज़ तैनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आपको बता रहे हैं कि कराची चिड़ियाघर में नए डायरेक्टर की तैनाती पर बदअमनी का खदशा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में सिटी वार्डनर्स तैनात कर दिए। इकबाल नवाज नए डायरेक्टर जू तैनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, बात करेंगे जुनैद जावेद से मज़ीद जानेंगे। जी देखिए जी, कराची चिड़ियाघर में जो है रात से ही सिटी वार्डन्स की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई थी और इसकी अहम वजह ये थी कि आज जो है वो एक डायरेक्टर की तब्दीली की गई है। चिड़ियाघर में जो साबिक डायरेक्टर मौजूद थे खालिद हाशमी, उनको हटाकर जो है इकबाल नवाज को डायरेक्टर चिड़ियाघर जो है वो तैनात किया गया है। इस तैनाती की वजह से ही जो है वो रात से ही सिक्योरिटी जो है यहाँ पर लगाई गई थी, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि जब खालिद हाशमी को हटाया गया था तो यहाँ पर कुछ शरपसंद लोग आ गए थे और उनकी जानिब से जो है वो गार्डन चिड़ियाघर के अंदर जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी। ताहम इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई थी और मामलात को जो है वो हल कराया था। इसी सूरत हाल को देखते हुए जो है ये एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है इंतजामिया की जानिब से। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, रोज़ाना यही वार्डन्स होते हैं जो यहाँ पर जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रहे होते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आवाम के जो दाखिले बंद होने की कयास आराइयाँ हो रही थी, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आवाम आ सकती है, बिल्कुल यहाँ पर जो है तफरी की सहूलियात इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुहैया की जा रही है। ताहम वो लोग जो यहाँ पर शरपसंदी फैलाना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इकबाल नवाज, जो कि मौजूदा डायरेक्टर हैं चिड़ियाघर के। सर, बहुत बहुत मुबारक, आपने यहाँ पर चार्ज लिया। और सर, किस तरीके से आप काम करेंगे? एक तरफ जो माजी में डायरेक्टर रहे हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ का चार्ज ले लिया है और किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के विज़न के मुताबिक इंशाअल्लाह जो है वो काम किया जाएगा और ज़ू की बेहतरी के लिए और शहर की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे। और बाकी कोई किसी किस्म का इधर कोई ऐसी टेंशन या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है मौजूद। आवाम वगैरह आ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाम है, अपनी फैमिलीज़ आएँ, सारे सबके लिए ओपन है। कोई यहाँ पे कोई ऐसी किसी किस्म को भी किसी चीज़ को भी यहाँ पे रोका नहीं गया है। अच्छा, माजी में हमने देखा है कि यहाँ पर जो भी डायरेक्टर आया है वो थोड़ा बहुत तजुर्बा रखता था। आपने कभी पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान ज़ू में या सफारी पार्क में कभी पहले पोस्टिंग ली है? वेटनरी में आप रहे हैं, तो तजुर्बा है जानवरों के हवाले से? जी, जानवरों के हवाले से तजुर्बा है और जो है इंशाल्लाह इसकी बेहतरी के लिए ज़ू के लिए काम किया जाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे फ़र्क इंशाल्लाह चंद। यहाँ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके हवाले से भी खासी शिकायतें रही हैं माजी में बहुत सारे डायरेक्टर्स को, तो आप इस हवाले से कुछ स्टेप लेना चाहेंगे? देखिए, मुझे अभी चार्ज लिए हुए सिर्फ 30 मिनट्स हुए हैं, तो अभी मैं पहले ब्रीफिंग ले लूँ और उसके बाद मैं किसी जो है वो होऊंगा कि आपको सही तरह इसका जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह बेहतर होगा काम। जी बिल्कुल, काम इंशाल्लाह बेहतर होगा। कराची चिड़ियाघर में हम ये देख रहे हैं कि लोगों की आमद पर जो पाबंदी का बताया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आएँ, तफरी करें, अपने बच्चों के साथ आएँ, जानवरों के साथ जो है वो एंजॉय करें। ताहम यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि किसी भी किस्म का शरपसंदी करने वाला शख्स अगर यहाँ पर दाखिला उसका होगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चारा जो है भी की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये ऑर्डर किया गया है, जबकि हमने माजी में देखा कि खालिद हाशमी की वजह से जो है वो कराची चिड़ियाघर के अंदर जो है वो बड़ी बदनज़मी भी देखने में आई थी। जानवरों के मामलात में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो हथनी नूरजहाँ का मामला भी इन्हीं की मौजूदगी में रहा था और इसके अलावा भी जो है वो कई जानवर जो है इनकी मौजूदगी में बीमार रहे थे, जिस पर जो है वो मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उन्होंने नोटिस लिया था और उनको मुख्तलिफ उनके ओहदे से हटाया था। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई के मारे अवाम के लिए बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। एडमिट कार्ड्स कीमत में नाजायज़ फ़ीस वसूल की जाने लगी है। फर्स्ट ईयर के तलबा से एडमिट कार्ड कीमत में 30 से 100 रुपये तक लिए जाने लगे हैं। एडमिट कार्ड्स के असूल के लिए जिना और प्रीमियर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर तलबा का रश लग गया है। महकमा कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बन गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, क्या तफसीलात हैं?
हाँ जी बिल्कुल, देखें आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत सेकंड ईयर के पर्चे तो इस वक्त जारी हैं और ईद से कबल जो है सेकंड ईयर के पर्चे जो इख्तिताम पजीर हो जाएंगे, जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर के जो इम्तहानात हैं 5 जुलाई से उसका आगाज़ जो है किया जा रहा है, जिसकी मुनासिबत से इंटरमीडिएट बोर्ड ने जो है तमाम कॉलेजेस को एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। इस वक्त मैं जिना गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर तालिब इल्मों का एक हमें जमे गफीर देखने को नजर आया है, जो कि अपने एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए यहाँ पर जो है धक्के खाते हुए हमें दिखाई दिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि गुज़िश्ता 2 साल पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि कॉलेज इंतज़ामिया किसी भी मद में तालिब इल्मों से कोई पैसा वसूल नहीं कर सकती। लेकिन अगर आज की तारीख के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो जिना गवर्नमेंट कॉलेज, इसके अलावा फॉरमैन कॉलेज, प्रीमियर कॉलेज, सिराजुद्दौला कॉलेज, इन कॉलेजेस में एडमिट कार्ड की मद में 30-30 और 50-50 रुपए जो है वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी बात कराते हैं तालिब इल्मों से कि उन्होंने कितने घंटे ताखीर के बाद जो है अपने एडमिट कार्ड हासिल किए। मुझे बताएं कितने देर से एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे थे? भाई हम यहाँ पे 8:30 बजे से आए हुए और अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हो गए। 3 घंटे से हम लाइन में खड़े हुए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है कि अरेंजमेंट नहीं है इतनी अच्छी के लाइन से खड़ा करें, बस आवाजें दे रहे हैं, धक्के पड़ रहे हैं। और फिर जब हम खिड़की पे पहुंचते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि 50 रुपए 30 रुपए फिर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। सही। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग ने कोई सवाल नहीं किया कि जब पैसे तो है ही नहीं तो ये कॉलेज इंतजामिया पैसे किस मत में ले रही है? भाई अगर हम उनसे पूछते ना तो फिर वो बोलते हैं कि आप आगे वाली खिड़की पे चले हैं, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड नहीं है, तो मना कर देते हैं। वो जवाब नहीं होता उन लोग के पास, बस वो बोलते हैं कि लेना है जल्दी लो, पीछे और लड़के खड़े हैं। मतलब रश इतना होता है कि वो जल्दी जल्दी निपटा रहे होते हैं। एक तो और कभी 30 रुपए, कभी कुछ लोगों से 50 रुपए इस तरह ले रहे हैं। अच्छा, सबके अलग अलग रेट जो है मुकर्रर किए गए हैं, किसी बच्चे से 30 रुपए, किसी बच्चे से 50 रुपए। हालांकि महकमा कॉलेज डिपार्टमेंट ने भी सख्ती की हुई है कि कॉलेज इंतजामिया किसी भी सूरत जो है बच्चों से पैसे वसूल नहीं कर सकते। और एडमिट कार्ड मतलब ये वो तालिब इल्म है जो कि इस कॉलेज के अपने तालिब इल्म है और अपने ही एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर आए हैं। एक तो 2-2 3-3 घंटे लाइनों पर लगना पड़ता है, उसके बाद फिर पैसे भी देने पड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि 3-4 खिड़कियां होती हैं, कितनी खिड़कियां इस वक्त ऑपरेट है? अभी तो मेरे ख्याल से 3 ऑपरेट हैं और तीनों पे रश इतना है कि खड़ा होना, गर्मी इतनी है, कोई सहूलत ऐसे नहीं करी हुई, बहुत टाइम लग रहा है एडमिट कार्ड के लिए। सिर्फ एडमिट कार्ड के लिए तो आपसे कितने पैसे वसूल किए गए नाजायज? अभी 30 रुपए लिए थे। आपसे 30 लिए गए और आपसे 50? मेरे पास 100 रुपए खुला नहीं था तो उन्होंने पूरे 100 रुपए ले लिए। पूरे 100 रुपए ही रख लिए? तो मतलब अगर किसी के पास 1000 रुपए हो तो वो 1000 रुपए ही रख लिए जाएंगे? उनके पास चेंज नहीं होता तो पूरे ही रख लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। और इतना रश होते तो फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं हमने आपने दिए कम पैसे। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी कि जहां पर महकमा कॉलेज डिपार्टमेंट जो है इस बात के दावे करता है कि हमारे कॉलेज इंतजामिया जो है बहुत अच्छी है और कॉलेज इंतजामिया बड़ी मुतहरिक है और कॉलेजेस में किसी भी किस्म की कोई नाजायज़ जो है वसूली नहीं की जाती। लेकिन आज की ये जो एडमिट कार्ड है ये मुंह बोलता सबूत है कि भाई एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं, किसी से 30 रुपए, किसी से 50 रुपए, तो किसी के पास अगर 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपए का नोट ही हड़प कर लिया जाता है। तो इस मामले पर जो है डीजी कॉलेज को और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस को नोटिस लेने की जरूरत है कि जहां पर आप लोग ये दावे करते हैं कि आपके तालिब इल्मों को एक रिलीफ फराहम किया जा रहा है, तो वहां पर जो कहानी है वो बरक्स हमें दिखाई देती है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस जो हैं अपनी मनमानियां कर रहे हैं और नाजायज वसूल कर रहे हैं। बात करने से ही इनकार कर दिया। रबेल अशरफ हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सर्दी में गैस, गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों को गर्मी में दोहरी अजियत का सामना। लाइन्स एरिया में गुज़श्ता 3 रोज से बिजली की आंख मचोली जारी है। रिहायशियों को लोड शेडिंग से मुश्किलात का सामना है। इसी सिलसिले में बात करते हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, एक जानिब जहां कराची में शदीद गर्मी का राज है, वहीं अगर हम के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी की बात करें तो इस वक्त कराची शहर में गैर एलानिया तौर पे लोड शेडिंग जारी है। जबकि के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि शहर भर में कहीं पे भी गैर एलानिया तौर पे लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। शेड्यूल जो है वो वेबसाइट पर मौजूद है और तकनीकी ख़राबी की सूरत में पेशगी इतला जो है वो SMS के ज़रिए दी जाती है। जबकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया में, जहाँ गुज़िश्ता 3 रोज़ से बिजली की बंदिश जारी थी। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे बिजली किस वक्त मौजूद होती है और बिजली ना होने की सूरत में इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी बताइएगा कि आपको बिजली ना होने की सूरत में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी ये है कि पहले दिन में काम करते थे, अब नाइटों में करना पड़ रहा है, रात में अलग करना पड़ रहा है, दिन में अलग करना पड़ रहा है, तो इस चक्कर में काफ़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को।
ये बताइएगा कि कितने घंटों की आपके यहाँ पे लोड शेडिंग की जाती है? यहाँ सुबह 6:30 बजे लाइट जाती है, फिर 9 बजे आती है, उसके बाद फिर 11:30 बजे चली जाती है, फिर आती है तकरीबन 2:30 बजे, उसके बाद फिर 4 बजे जाके 7:30 बजे आती है, फिर 9:30 बजे जाके 11:30 बजे आती है। जी, मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद थे। इनका ये कहना है कि पहले इनको पेशगी इतला इलेक्ट्रिक बिजली की ख़राबी की पेशगी इतला पहले दी जाती थी, लेकिन अब जो है कोई भी पेशगी इतला नहीं दी जाती किसी भी तकनीकी ख़राबी की सूरत में। और इनका ये भी कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी इनके इलाके में जारी है, जिसकी वजह से इनका ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई वोटर लिस्टों में अंदराज, मुंतकली और क्वाइफ की दुरुस्तगी के साथ अवाम में वोट की अहमियत उजागर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल कमर शुजात अली की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चंद रोज़ कबल एक एलामिया जारी किया गया था, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अवाम नास को आगाह किया गया था कि वो इंतखाबी फ़हरिस्तों में दुरुस्तगी और इसमें अपने वोट के इंदराज के हवाले से या कवायफ में तब्दीली के दुरुस्तगी के हवाले से जो है वो जो अपने अपने ज़िले इलेक्शन कमिश्नर के दफातर हैं वहाँ से रुजू करें। कमर शुजात अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, तजावीज़ तो बहुत अच्छी आई हैं, किन पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा जो मेन मोटिव था वो इलेक्शन के हवाले से, जो आने वाले जनरल इलेक्शन 2023 के हवाले से वोट आगाही प्रोग्राम को हमने इसको रीएक्टिवेट करना था, जिसके हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी का एक आज इजलास तलब किया था और उसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले एजुकेशन सेक्टर से, NGO से और दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टी से के स्टेक होल्डर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी जो तजावीज़ हमारे पास आई हैं कि वोट अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से, वो ये थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन अपने जो SMS सर्विस में या टेलीफोन कॉल ट्यून जो है, जिस तरीके से कोविड की हम बात करते हैं उसमें ट्यून आती है, इसी तरीके से एक मैसेज उसमें भी एक ट्यून में शामिल हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक चीज़ ये भी एतराज़ भी सामने आया था कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे आवाम की दूरी की सबब जो है वो ये भी है कि मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो जो दीगर डिपार्टमेंट इलेक्शन के दौरान अंजाम देते हैं ड्यूटियाँ, उनकी जानिब से सामने आती हैं। इन लीकेजेस के ख़ात्मे के लिए क्या आप तजावीज़ सामने आई और क्या इस पर जो है मसले का हल हो सकता है? देखें, हमारे जो 19 मेंबर्स पे डिबेट कमेटी बनी है, उसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी शामिल है और NGOs के भी हैं और उनके अपने अपने मीडिया टूल्स भी हैं। तो जो इलेक्शन एक्टिविटीज़ हैं हम बाकायदा उनसे शेयर करेंगे ताकि इबाहम किसी भी कॉर्नर पे ना रहे और एक राइट इंफॉर्मेशन मीडिया तक रसाई हो सके। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का अमला मुतहर्रिक है, वोटर्स की तादाद, आवाम की जो इसमें दिलचस्पी है बढ़ाने के हवाले से, लेकिन जब तक निजी शोबा इस सिलसिले में ताउन नहीं करेगा और ख़ास तौर पे सियासी जमातें जो हैं आवाम को मोटिवेट नहीं करेंगी, जो शरह है वोटिंग की उसमें इजाफा मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। जी, अब शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 292 रुपये पर बरकरार है। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये कमी से 316 रुपये का हो गया है। मज़ीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 292 रुपये पर बरकरार है। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये कमी से 316 रुपये का हो गया है। ओपन मार्केट करेंसी एक्सचेंज के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 292 रुपये पर बरकरार है और यूरो 2 रुपये कमी से 316 रुपये का हो गया है। बरतानवी पाउंड की बात की जाए तो 371 रुपये पर मुस्तहकम है। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी, इंटर बैंक में डॉलर से 23 पैसे सस्ता है, लेकिन ओपन एक्सचेंज करेंसी रेट जो है तो ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 292 रुपये पर बरकरार है। यूरो 2 रुपये कमी से 316 रुपये का हो गया है। बरतानी पाउंड 371 रुपये पर मुस्तहकम है और इमारती दरन भी 80 रुपये 30 पैसे पर बरकरार है। और सऊदी रियाल देखा जाए तो 50 पैसे सस्ता हुआ है, 76 रुपये 25 पैसे में ट्रेड कर है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंटर बैंक में डॉलर तो सस्ता हो रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज से ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये पर ही बरकरार देखा जा रहा है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान और LCs की क्लियरेंस का मामला और सिटी एरिया के चेयरमैन एस आलम ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले,
बैंक LCs क्लियर नहीं कर रहा, मुश्किलात का सामना है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, LCs की क्लियरेंस के मामलात है ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में डॉलर के फ़र्क की वजह से इंपोर्ट में हमें मुश्किलात देखने में आ रही है। बैंक LCs खोल नहीं रहा, जिसकी वजह से ताजरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ओल्ड सिटी एरिया में वाक़ आलम क्लॉथ मार्केट के ताजर, ख़ास तौर पर यहाँ पर कपड़े का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, उसमें धागे का इस्तेमाल होता है जो इम्पोर्ट होता है। इस सिलसिले में ताजरों को शदीद मुश्किलात हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे मालम हैं जो चेयरमैन ओल्ड सिटी एरिया ताजर इत्तेहाद को देखते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉलर है ना, वो मुस्तहकम है ही नहीं, यानी उसका कोई रेट नहीं हो रहा। उसकी वजह से जितनी भी इंपोर्ट हो रही है धागा ना, ज़ाहिर सी बात है जेंट्स कपड़े में भी लगता है, लेडीज़ में भी लगता है, उसके अंदर जब वो रेट एक जगह नहीं रुक रहा तो ज़ाहिर सी बात है LC में प्रॉब्लम आ रही है। डॉलर को एक जगह पे रुकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे अब बाहर से जितना भी हमारा माल यहाँ से जाता है, जो जा रहा है, उसकी पेमेंट भी बाहर से नहीं आ रही डॉलर की वजह से। अगर 298 का रेट आ रहा है या 302 का आ रहा है और 314 का रेट आ रहा है तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उसकी वजह से बाहर से भी पेमेंटें लोगों की नहीं आ रही, तो इसकी वजह से पूरा ये प्रॉब्लम चल रही है। हम तो हुकूमत वक्त से यही कहेंगे कि हम यही सुनते आए कि भाई 3.5 साल के अंदर ये मामला पुरानी हुकूमतों में नहीं था, अब हम आ गए हैं, हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमें कोई नहीं है कि भाई PTI आए, पीपल पार्टी आए या नून लीग आए। देखिए बात ये है कि ताजरों की और आवाम की जो ग्राउंड रेट है उसको देना चाहिए। इस वक्त ताजर और आवाम इतना ज़्यादा परेशान है कि देखें ना, बिजली का बिल आउट ऑफ हो गया है, एक गरीब आदमी 20-25-30 हज़ार कमाने वाला कहाँ जाएगा। तो ये सारी मुश्किलात आ रही हैं। अगर आज आप पेट्रोल सस्ता करेंगे, आज अगर आप बिजली सस्ती करेंगे तो ये हर घर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो रहा। लोग जो है उनके पास खाने को, खासकर ये जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी 25-30 हज़ार की सैलरी में क्या गुजारा होगा। मुश्किलात इनकी बढ़ती जा रही है। या तो हो ना 50,000 80,000 सैलरी तो गुजारे हो जाएं, तो ये नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ों को जो मेन फोकस का फ़र्क आता है वो ये है कि एक पेट्रोल और एक है ये बिजली, जो हर एक की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यही मुतालबा है ताजरों का कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डॉलर का फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, तभी ये मामला जो है वो कम होगा। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जो है वो नए माली साल के बजट के आने के बावजूद जो LCs की क्लियरेंस का मामला है वो एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली की कीमत में बार बार इजाफे ने बरामद कुनिंदगान की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि ये समझना होगा कि पैदावारी लागत से ही रीजनल ममालिक से मुकाबला कर सकते हैं। सवाल तो ये है कि नए माली साल में एक्सपोर्ट का 30 अरब डॉलर का हदफ कैसे पूरा होगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से, जी बताइएगा। पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ने पर सनअतकार जो है परेशान है, साथ ही एक्सपोर्टर्स का कंसर्न है कि रीजन ममालिक से मुकाबला कैसे होगा। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के जो सदर राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, क्या इम्पैक्ट? देखें, इम्पैक्ट जितने भी इस वक्त इम्पैक्ट आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक और समझ लें कि बिज़नेस किलिंग है, सनअतकारों की किलिंग के तमाम आ रहे हैं। देखें, एक तो वैसे हम बहुत प्रेशर में कि डॉलर महंगा, डॉलर की अनसर्टेनिटी, फिर बिजली के हर आने दिन के ऊपर बिजली महंगी होती रही, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम, जो बैंक का इंटरेस्ट है उसके ऊपर प्रॉब्लम। तो हमने तो बहुत ही मुश्किल से, हम उल्टे भी लटक जाते हैं लेकिन हमारी फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडस्ट्री को चला रहे थे। अब अचानक एक ऐसी चीज़ आ गई कि ₹1.25 या कितना बिजली के ऊपर, जो 1 साल पहले हम बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनकी बुक्स हम में क्लोज कर चुके हैं, जिसके रिटर्न्स हम इनकम टैक्स में और वहाँ पे सेल टैक्स में जमा करा चुके हैं। अब हमारी बुक्स ये सारी की सारी आउट हो जाएंगी। हमारे जितने रिटर्न से उसके अंदर जितने PNL होंगे वो सारे के सारे आउट हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को उनका कोई कंसर्न भी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अगर कारोबार बंद होता है, इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, जो होती हैं, उनको किसी किस्म का कोई वो नहीं। आज से कुछ दिन पहले एक सरदार साहब ने कहा था कि मैं 30 तारीख को आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा। तो ये खुशखबरी अगर यही है कि भाई आपने बिजली के रेट को मज़ीद और महंगा कर दिया, अभी इनकी मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसके अंदर उन्होंने दोबारा जो हमारी एक डिमांड थी उनसे कि SBP मतलब सूद को कम करने की, उसके पर उन्होंने कोई काम नहीं करा। राशिद साहब, अगर हम देखें गुज़िश्ता माली साल हमने 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की थी, इस दफ़ा जो है 27 अरब डॉलर भी 30 जून तक होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगले माली साल बजट में 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट रखी, तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह है कि जब आप बिजली, हमारा जो कंपटीशन है वो इंडिया के साथ है, हमारा कंपटीशन चाइना के साथ है, हमारा कंपटीशन, जैसे मैं पैकेजिंग करता हूँ तो हमारा कंपटीशन
टर्की के साथ होता है। अगर हम इंग्लैंड अपनी जितनी एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप हम अपनी जितनी एक्सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट हमारा कंपटीटर है वो टर्की है। हम कनाडा एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट हमारा कंपटीटर चाइना है। जब इतने बड़े बड़े चैंपियन वहाँ पे मौजूद हैं और हम तो फिर भी जिहाद कर रहे हैं कि आज हम उनके साथ खड़े होकर भी अगर हम कंपटीशन करके ऑर्डर लेके आ रहे हैं, तो देखिए ये सारे ऑर्डर की जो बात होती है वो सारी होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। अगर मेरे रेट इतने महंगे हो जाएंगे कि मैं दुनिया का महंगा तरीन सूद दे रहा हूँ, मैं दुनिया की महंगी तरीन बिजली के बिल दे रहा हूँ, मैं दुनिया का महंगा तरीन डॉलर खरीद, तो मैं तो जब इतनी चीज़ें मेरे साथ इतने पैकेज होंगी तो मैं दुनिया के अंदर कैसे कम्पिटिट करूँगा। तो जब मैं कम्पिटिट नहीं करूँगा तो बतदरीज हर साल आपकी जो एक्सपोर्ट होगी ना वो डिक्लाइन होती चलेगी और 2 से 3 साल तक तो वो बतदरीज वो होगी, लेकिन 3 साल बाद आपको ऑर्डर बाहर से मिलना ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो आने वाला वक्त है ये बड़ा कड़ा वक्त है और अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने अगर बिजनेसमैनों के साथ बैठ के, सनतकारों के साथ बैठ के, एक्सपोर्टर्स के साथ बैठ के, ट्रेडर्स के साथ बैठ कर जब तक अगर इन्होंने इमीडिएटली कोई थिंक टैंक नहीं बनाया, कोई बिजनेस पॉलिसी, कोई इकनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई, तो फिर बहुत ही ख़तरनाक डिजास्टर हो जाएगा। जी, जैसे कि आपने सुना, तमाम कंसर्न्स जो हैं यहाँ पे एक्सपोर्टर की जानिब से देखे जा रहे हैं। बुलंद शरह सूद है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है और रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। नए बजट में अगले माली साल $30 अरब का एक्सपोर्ट का हदफ पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बल्दियाती काउंसिल्स में तैनात गैर मुतल्लिका अफसरान को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। अफसरान को 24 घंटों में ओहदे छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल्स में तैनात गैर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से गैर मुतल्लिका अफसरान को 48 घंटों में के अंदर जो ओहदा छोड़ने का जो हुक्म दे कर मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने बाज़ाब्ता तौर पर पहले हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत PS, XPCS, जो इसके अलावा PS और PMS ग्रुप के जो अफसरान हैं उनको 24 घंटों के अंदर ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है और तमाम काउंसिल से ओहदा छोड़कर मुतल्लिका महकमे में जो रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। ये हुक्मनामा बल्दियात एक्ट 2021 के तहत दे दिया गया है, जिसके तहत बल्दियाती काउंसिल के जो मुलाजमीन हैं वो इन ओहदों पर बरकरार रहेंगे, लेकिन गैर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मुतल्लिका महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है, आज़ाद नौड़ी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तरक्कियों के मुंतज़िर अफसरान के लिए बड़ी खुशखबरी। 20 ग्रेड के अफसरान को 21 ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला। 8 महकमों के अफसरान को तरक्कियाँ देने की मंजूरी दी जाएगी। सिलेक्शन बोर्ड 1 का हंगामी इजलास 3 बजे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तलब किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे आज़ाद नौड़ियों से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने जो मुख्तलिफ 8 महकमे हैं जिनके अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुबह सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास 8:03 बजे तलब कर लिया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन तरक्की मनताबंदी बोर्ड, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और सेक्रेटरी खजाना शरीक होंगे। इसके अलावा मुतल्लिका 8 महकमों के वज़रा, मुशीर मामले काफी शरीक होंगे। इनमें 8 जो महकमे हैं उनमें महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, कॉलेज तालीम, तरक्की व मनसूबाबंदी, इस्लाह, ज़राअत, कीमत व रास्ते, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत, भविष्य माहीगिरी महकमे शामिल है, जिनके 20 ग्रेड के अफसरान उनको अगले 21 ग्रेड में तरक्कियाँ देने की मंजूरी दी जाएगी। जी आज़ाद नौड़ी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ समाअत पर अदालत SPCA की कारकर्दगी पर बरहम हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SPCA गैर कानूनी तमीरात की रोकथाम में क्यों नाकाम है। डायरेक्टर जनरल SBCA को ज़ाती हैसियत में 26 जून को पेश होने का हुक्म है। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ समाअत अदालत ने SBCA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है और रिमार्क्स ये हैं कि SBCA गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम में क्यों नाकाम है। डायरेक्टर जनरल SBCA को ज़ाती हैसियत में 26 जून को पेश होने का हुक्म भी सामने आया है। नाज़िमाबाद 2 नंबर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की ये समाअत हुई है और अदालत का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी है। बात करेंगे मुमताज़ जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिए। देखिए जी, हाई कोर्ट कराची में जो है गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर ये जो है अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी का इजहार किया है। नाज़िमाबाद 2 नंबर में गैर कानूनी तामीरात की दरख्वास्त थी,
सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क किए कि गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक मुस्तकिल केस जो है वो अदालत में लाए जा रहे हैं। SPCA खुद गैर कानूनी तामीरात के रोकथाम में आखिर क्यों नाकाम है। अदालत ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ाती हैसियत में आइंदा समाअत पर तलब कर लिए और अदालत ने DG SPCA को 26 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया है। जबकि नाज़िमाबाद 2 नंबर में प्लाट 2 पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिपोर्ट में तस्दीक की है। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि प्लाट पर तामीरात से कबल इजाज़त भी नहीं दी गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की हिदायत कर दी है। जबकि आइंदा समाज से कबल गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके जो है SPCA को अदालत ने ये हुक्म दे दिया। जी मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। बच्चों से भीख मंगवाने पर क्रैकडाउन का भी मामला है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी है। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें क्या कुछ ऐड किया गया है, बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। देखें जी, ये जो शहर के मुख्तलिफ चौराहों से सड़कों पर बच्चों से भीख मंगवाने का जो मामला था उस पर बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ है कि 214 बच्चों को रेस्क्यू करके अदालतों में पेश किया है। जो लोग बच्चों से भीख मंगवा रहे थे उनके खिलाफ 38 मुकदमा दायर किए गए हैं और मुकदमा में जो है 77 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है जो मासूम बच्चों से भीख मंगवा रहे थे। डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी अस्कर अली गांगुर का ये भी मजीद कहना था कि कानून कमज़ोर होने और काबिल दिफ़ात होने की वजह से मुल्ज़मान बआसानी जमानत लेते हैं। ऐसे माफियाज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे जो बच्चों को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। जबकि अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बेकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। अदालत ने 22 अगस्त को पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी मुमताज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डॉक्टर बीरबल कत्ल की समाअत हुई है। पुलिस ने कातिल की अदम गिरफ्तारी पर नाकामी का इतराफ़ कर लिया। मुकदमा इखलास करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। अब से कुछ देर पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जो है डॉक्टर बीरबल कत्ल केस की समाअत हुई। वहाँ पर जो मुद्दई मुकदमा है एडवोकेट सलाउद्दीन पंवर अदालत में पेश हुए और तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए। ताहाल पुलिस की जानब से मुल्ज़मान को पकड़ा ना जा सका और मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगाया जा सका और इसी वजह से तफ्तीशी अफसर ने एक क्लास रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुल्ज़मान को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की है, लिहाजा ट्रेस नहीं हो सके हैं। तफ्तीश अफसर ने यह भी कहा है कि अब उनकी जो है किसी और जगह पोस्टिंग हो चुकी है। अब नए तफ्तीशी अफसर इस केस को जो है हैंडल करेंगे, जिस पर अदालत ने जो नए तफ्तीशी अफसर है उनसे पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है और इस मुकदमे की जो मजीद समाअत है वो 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मुद्दे मुकदमा एडवोकेट सलाउद्दीन पंवर ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इतने माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस जो मुल्ज़मान है उन तक पहुँच नहीं पाई है और अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर शोकाज नोटिस भी जारी किया था और मिसकंडक्ट नोटिस जारी किया था और उसके बावजूद तफ्तीशी अफसर जो हैं वो अदालत में अपने वक्त से देर पहुँचे हैं और कोई भी पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं जमा कराई है। उन्होंने IG सिंध से इस मुकदमे को सीरियस लिया जाए, इस मामले को सीरियस लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में इस नौयत की हज़ारों शिकायत लाई जाती हैं। अगर एक मरतबा किसी शख्स का नाम FIR में आ जाए तो पुलिस फर्जी मुकदमात बनाकर उस शख्स को बार बार गिरफ्तार करती है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहरियार सदीकी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में इस तरह के हज़ारों केसेस लाए जाते हैं कि अगर एक मरतबा किसी एक शख्स का नाम पुलिस FIR में आ जाए तो उसके बाद पुलिस तफ्तीश के बहाने या किसी और वजूहात की बिना पर उस शख्स को बार बार गिरफ्तार किया जाता है और एक आम शख्स आदि मुजरिम बनने की तरफ चला जाता है। इस हवाले से कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, वकला से भी इस हवाले से बात करेंगे। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के रिहायशी अब्दुल हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका बताना यह है कि 3 साल कबल इनके बेटे को फर्जी मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब तक तकरीबन 3 से ज़ायद जो है वो फर्जी मुकदमात उनके बेटे के ऊपर डाले जा चुके हैं। इसकी वजह से जो है वो ये और इनका पूरा ख़ानदान शदीद मुतासिर है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के रिहायशी अब्दुल हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये हुआ है कि हमारा जो बेटा है अब्दुल समद, उन्हें इलाके यानी कि रिहाइश के करीब मेरा जो अपना इलाका है वहाँ से उनको उठाया गया
पहले उठाया सुरजानी थाने वालों ने, उन्होंने उसके ऊपर केस बना दिया और उसके बाद उसको हमने फेस किया वकीलों के थ्रू, लाखों रुपए बर्बाद किया। उसके बाद दोबारा फिर उनके ऊपर एक केस डाल दिया गया, तकरीबन कुछ वक्फा देने के बाद उन्हें फिर उनके ऊपर जो है ना केस डाल दिए गए और उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर अब जो है ना ये मुकदमा हो गया है। कहने का मकसद ये है कि ये बच्चे हमारे जो किसी एक्टिविटी में नहीं हैं, जो किसी क्रिमिनल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, किसी तंजीमत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उन्हें छोटे मोटे मतलब है ये जो मामलात के तहत बच्चों में जैसे हो जाते हैं, कभी 19-20 सबके साथ ही होते हैं, उसमें इनको उठा करके इनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही हैं। FIR दर्ज करने का मकसद ये है कि उनको क्रिमिनल बना दिया जाए, एक अच्छे शहरी को यानी कि बदनाम कर दिया जाए। मजबूर हो के आज आपके ताउन से मैं अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकाम बाला खुदा का वास्ता इस एक्टिविटी को जो बच्चों के साथ हो रही है नाजायज़, उसके ऊपर कुछ गौर करें। एडवोकेट यूसुफ शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल हमीद साहब के जो वकील हैं इस केस को देख रहे हैं। चाहेंगे एक बहुत ही सीरियस जो है ये इशू है सोसाइटी का, क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर सारे इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि ये पुलिस जो है हमारे तमाम इस किस्म के जो मुकदमात है, फेक मुकदमात, वो फाइल कर रही है। मतलब एक बच्चा जो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है किसी किस्म की भी, उसके बावजूद मतलब उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया एडवोकेट यूसुफ शेख साहब। और जो इनके साथ ये तमाम तर वाक़या हुआ, मुतासरा ख़ानदान भी जो है वो दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब से बताया गया कि 3 साल से जो है वो अब्दुल समद के ऊपर एक जो है वो फ़र्ज़ी मुकदमा जिस तरीके से दायर किया गया था तकरीबन आज से 3 साल पहले, जिसमें से उसे बाइज़्ज़त बरी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 3 से ज़ायद फ़र्ज़ी मुकदमात अब तक उनके ऊपर जो है वो डाले जा चुके हैं। जी, उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल से सब जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत IG जेल खाना जात सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 13 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल से सब जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है। अदालत ने सिंध हुकूमत IG जेल खाना जात सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 13 जुलाई तक जवाब तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार वकील हैदर फारूक का ये मौक़िफ़ है कि उज़ैर बलोच 2016 से जेल के सलाखों के पीछे है। 9 जून 2020 को सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर उज़ैर बलोच को सेंट्रल जेल से सब जेल मीठाराम मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और सब जेल मीठाराम में उज़ैर बलोच को बुनियादी सहूलियात फराहम जो है वो नहीं की जा रही। उज़ैर बलोच को एक तंग से छोटे कमरे में बगैर पंखे के बंद किया हुआ है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि महीने में एक दिन अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। खर्चा है कि उज़ैर बलोच को सब जेल से कोर्ट ले जाते हुए कत्ल ना कर दिया जाए। जबकि उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उज़ैर बलोच को सब जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जो है वो कालादम करार दिया जाए। उन्होंने मज़ीद ये भी इस्तदा की है कि उज़ैर बलोच को तमाम बुनियादी सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। कुछ बात करेंगे ईद उल अज़हा की, जो कि करीब आते ही जानवरों के साथ इनके चारे भी महंगे कर दिए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से हम देख रहे हैं कि जो जानवरों को चारा है उसके रेट भी बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें भूसे की तो भूसे का इस्तेमाल हम देखते हैं कि बकरा ईद के सीज़न में जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन भूसे की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भूसे के व्यापारी से, जानते हैं ये बताएं कि भूसे की कीमतें पहले क्या थी फ़ीमन, अब क्या हो गई, किलो पहले कितने का बिकता था, अब कितना इजाफा हुआ है और वजूहात क्या है? पेट्रोल अपना भूसे का पहले रेट था 23 रुपये किलो। ये पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ उसके बाद जो है ना भूसे का रेट भी चढ़ा, 30 रुपये किलो हो गया भूसा। जो पेट्रोल और डीजल की वजह से किराए बढ़ जाते हैं, इस वजह से भूसा भी महंगा हो जाता है। नहीं तो भूसे की इतनी वैल्यू नहीं है, भूसे का रेट इतना नहीं है, सिर्फ पेट्रोल डीजल की वजह से इनका रेट बढ़ जाता है। फ़ीमन कितना बढ़ गया है? फ़ीमन 1100 रुपये पड़ गया है। पिछले साल था 700 रुपये, इस साल हो गया 1100 रुपये। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की वजह से। अच्छा, डीजल पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ी नहीं है, हुकूमत ने 30 जून तक जो है बरकरार रखी है, तो फिर रेट कैसे बढ़ गया है, क्या वजूहात क्या है? नहीं, ये पेट्रोल और डीजल का जब रेट जगह पे रुका तो उसके बाद भूसे का रेट भी जगह पे रुक गया। अगर पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा तो भूसे का भी रेट कम हो जाएगा। इनका सारो दारोमदार जो है ना पेट्रोल डीजल पे, क्यों ये आते हैं सिंध की तरफ से, बाहर इलाकों से आते हैं तो किराए इनके ज़्यादा हो जाते हैं, डीजल जलता है उस हिसाब से फिर किराए ज़्यादा हो जाते हैं, किराया सारा रेट जो है ना भूसे पे लगता है। अच्छा, भूसा महंगा होने की वजह से आपका कारोबार पे क्या असर पड़ा है, कारोबार कितना कम हो गया है? बस शुक्र है मालिक का, खैर इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा। बाकी व्यापारी भी मजबूर है, अभी बगैर उनको भूखा तो नहीं रख सकते हो, खिलाते हैं, जितना भी रेट बढ़ेगा उनको खिलाना है। तो हमारा तो उस हिसाब से बिकता है, रेट कम हो ज़्यादा हो उस हिसाब से जाता है।
जी बिल्कुल, ये थे भूसे के व्यापारी, जिनका कहना है कि सूरत हाल ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराए में इजाफा किया है। फ़ी किलो भूसा जो कि पहले 23 रुपये का मिलता था वो अब फ़ी किलो 30 रुपये पहुँच गया। और इसी तरीके से फ़ी मन भूसे की बात करें तो पहले वो 700 रुपये मन था, जो कि बढ़ के अब 1100 रुपये मन पे पहुँच गया है। मन माने किराए लिए जाते हैं, जिसका असर हम देख रहे हैं कि भूसे के समेत जो दीगर मवेशियों का चारा है उस पर इजाफे कीमतों में इजाफे की सूरत में नज़र आ रहा है। जी, ईद कुर्बान में एक हफ्ता बाकी, नादन बाईपास में सजी मवेशी मंडी में रौनकें दोबाला हो गईं। बात करेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, कैसे मनासर देख रहे हैं आप? गहमा गहमी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं कराची नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जो कि एक नए मुकाम पे इस दफ़ा जो है वो सजी है। पहले सुपर हाईवे में सजती थी, अब नॉर्दर्न बाईपास पे जो है वो ये मवेशी मंडी जो है वो 700 एकड़ पे जो है वो लगाई गई है। और आज ईद से कबल जो है वो तकरीबन एक हफ़्ता जो है वो बाकी है ईद से कबल, और आज आखिरी जुम्मा है और वीकेंड का आज पहला रोज़ स्टार्ट होगा। लोगों का रश इस वक्त तो जो है वो मंडी में मौजूद नहीं है, मगर जैसे ही रात होगी वैसे ही लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। मंडी में अभी लोगों का रश उतना नहीं है जितना जो है वो होना चाहिए। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए कि मंडी इस वक्त सिर्फ जानवरों से जो है वो इस वक्त मवेशियों से भरी हुई है, मगर यहाँ पे ख़रीदार ना होने के इस वक्त बराबर हैं। हमारे साथ व्यापारी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं। जी, इस वक्त बताइएगा, लोगों का रश नहीं है, ईद करीब है, लोग इस वक्त कहाँ है? नजर नहीं आ रहे? नहीं आ रहे नजर, ग्राहक घाट है भाई। वो जो बोलते हैं, मैं बोलते हैं 2 लाख, वो बोलते हैं 1 लाख का ले दो। वो बोलते हैं आम का रेंज जो है लाख का है, मैं बोलता हूँ हमारा रेंज जो है 1.5 लाख का है। वो नहीं बनता सौदा फिर। अच्छा, इस जानवर की क्या कीमत है ये जो है? इसके 1.60। और इस पर कम क्या हो जाएंगे? ये 10,000 कम करूँगा, 10-20 हज़ार। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो इस जानवर के 1.60 मांगे जा रहे हैं, और ये मंडी की इस वक्त जो है वो सूरत हाल है कि जानवर जो है वो डिमांड ज़्यादा है, मगर लोगों का रश जो है वो काफ़ी कम है। ईद कुर्बान में सिर्फ जो है वो एक ही हफ्ता बाकी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इस वक्त तो मौजूद नहीं है, मगर रात जैसी होगी वीकेंड स्टार्ट होना शुरू। हम आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल करते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब महकमा रेलवे ने ईद उल अज़हा के मौके पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से आदिया नाज से। जी बताइएगा। बिल्कुल, हर बार की तरह महकमा रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाने का ऐलान किया गया है। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर भी 3 ईद स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी। ईद उल फितर पर अमूमन ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाती हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ईद उल अज़हा पर भी रश होता है, मगर वो रश नहीं होता जो कि मीठी ईद पर होता है। बहरहाल 3 ईद स्पेशल ट्रेनों में पहली ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो कोयटा से बरास्ता लाहौर जो है पेशावर के लिए रवाना की जाएगी, और वो की जाएगी 26 जून को, जबकि दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो कराची से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी, और वो रवाना की जाएगी 27 जून को। रात 8 बजे ट्रेन जो है वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, बरास्ता मुल्तान लाहौर जाकर पहुंचेगी। जबकि तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन जो है वो वापसी के लिए मुख्तस की गई है, और वो लाहौर से बरास्ता मुल्तान और फिर यहाँ कराची पर आकर उसका आखिरी स्टेशन जो है वो अख्ताम पजीर होगा। तो ये जो 3 ईद स्पेशल ट्रेनें हैं ये महकमा रेलवे की जानिब से चलाई गई हैं, और ये आवाम की सहूलत के पेश नज़र चलाई गई, क्योंकि अमूमन ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, रश की वजह से ट्रेनों में जगह नहीं बचती है, जिसकी वजह से महकमा रेलवे को स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो चलाने का ऐलान करना पड़ता है। स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो हर साल चलाई जाती हैं ताकि ये जो रश है इसको किसी हद तक फिल किया जा सके, और वो लोग जो कि रह जाते हैं अमूमन जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनमें जाने से उनको ये सहूलत हो जाती है कि ईद स्पेशल ट्रेनों में वो अपने टिकट की बुकिंग कराते हैं और फिर अपने प्यारों के साथ जाकर जो है वो ईद मना सकते हैं। जी, गुलशन इकबाल के एच स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हॉकी मैच जारी है। मोहम्मद हमाद से मज़ीद अपडेट हासिल करेंगे। जी जी, KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हट के तहत हॉकी लीग का आगाज़ हो चुका है, जिसमें सिंध की 5 शहरों की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबले हैं। इस वक्त जो है वो हैदराबाद और कराची के दरमियान मैच खेला जा रहा है। मेरे साथ जो है हैदराबाद के कोच मौजूद है रिजवान, हम उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जिसमें लड़कों को मौका फराहम किया गया है प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हट के तहत, तो आप क्या समझते हैं इस तरह के इवेंट को किस तरीके से देख रहे हैं और इस लीग कराने का मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट
प्रोग्राम है। इसमें टैलेंट को हॉकी के फ़रोग के लिए हंट किया जा रहा है, टैलेंट को लिया जा रहा है ताकि हॉकी को फ़रोग मिले। दूसरा तरीक़ेकार इस चैम्पियनशिप का ये है कि इन्होंने 5 रीजन इन्होंने बनाए हैं, जिसके अंदर हैदराबाद, कराची और अपना शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, सक्खर, इन 5 रीजन के दरमियान आपस में मुकाबले कराएं। 5 रीजन से टीमें आई हैं, उनके आपस में मुकाबले हैं और इन्हीं से सिलेक्शन करके ये 2 सिंध की टीमें बनाएंगे, सिंध की, और वो फिर जाकर नेशनल लेवल के ऊपर जाके अपने कंपटीशन करेंगे। फिर उसमें से भी एक पाकिस्तान लेवल की टीम बनेगी, एक नेशनल टीम बनेगी और फिर उसको जो अपना बाहर मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो है परफॉर्मिंग का मौका मिलेगा बच्चों को। देखिए बिल्कुल ये हमारे साथ मौजूद थे रिजवान मुगल जो कि हैदराबाद की टीम के कोच हैं। इनका ये कहना है कि सिंध की 2 टीमें रीजन की बनाई जाएंगी, उसके लिए ये लीग जो है ऑर्गेनाइज़ की गई है प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट के तहत। जब ये लड़के अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इन मैचेस में तो इन्हीं लड़कों को जो है सेलेक्ट करके सिंध की 2 रीजन की टीमें बनाई जाएंगी और फिर वो सिंध की 2 टीमें जो है पाकिस्तान भर के जो दीगर शहर हैं जिसमें रीजन्स की टीमें होंगी, पंजाब की, KPK की, बलूचिस्तान की, उनसे इनके मुकाबले होंगे। उन मुकाबले के बाद जो है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।